राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है, राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है, महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है। हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार में महागठबंधन की हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? बिहार हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही बवाल मचा है। एक दूसरे पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पर इशारों इशारों में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 243 सीटों वाली विधानसभा में जहां एनडीए को 202 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस मात्र 6 सीटें ही जीत सकी। ऐसे नतीजे न केवल विपक्ष के लिए झटका है, बल्कि महागठबंधन के संगठन, रणनीति और नेतृत्व की गहरी खामियों को भी उजागर करने वाले साबित हुए। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम महागठबंधन की रणनीतिक चूक और एनडीए की योजनाबद्ध तैयारी दोनों का मिश्रण है। कई आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने जैसी घोषणाएं, कुछ लुभावने वादे, ऐलान और चुनाव आयोग द्वारा कराया गया एसआईआर ने भी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। विपक्ष का तर्क रहा कि इन सभी कारकों ने मतदाताओं की धारणा पर महत्वपूर्ण असर डाला और इसका सीधा लाभ एनडीए को मिला है। हार के बाद महागठबंधन, विशेषकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी और समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता कृपनाथ पाठक ने कहा कि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई गई और बूथ स्तर पर संगठन बेहद कमजोर रहा। उनका यह भी कहना था कि यदि पार्टी हाईकमान इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता तो आने वाले समय में संकट और गहरा सकता था। कांग्रेस के भीतर से ही उठी आलोचनाओं ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने पार्टी की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस में सत्ता कुछ सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है, जो जमीन से कटे हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक को हल्के में लिया जा रहा है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में एआईएमआईएम जैसी पार्टियां तीसरे विकल्प के रूप में उभरी और वोटों का बंटवारा हुआ। नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी जोरों से उठने लगा कि क्या राहुल गांधी की चुनावी रणनीति, कम समय में किया गया प्रचार या संगठन में हस्तक्षेप महागठबंधन की हार का कारण बना। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर फोड़ना भाजपा, आरएसएस और पालतू मीडिया की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सुप्रिया सुनित ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण खुलासे किए, जैसे डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही व्यक्ति के द्वारा कई वोट डालने के वीडियो और कई बूथों पर मतदाताओं को वोट न डालने देने की शिकायतें। उनका दावा था कि यदि राहुल गांधी ने ये सारे मुद्दे सामने नहीं रखे होते तो मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जमीनी सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर डालना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित भी है। जरा सुनिए आप सुप्रिया सुनित को। 2 शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है।
जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो भी सारे देश के सामने। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं, सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ही जो फील्ड पर गए, उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा वोट करता हुआ पाया गया तो उसके फोटो, उसके वीडियो लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे। ये उनकी बदौलत है कि लोगों को लगा वोट चोरी हो रही है और अगर किसी बूथ पर अनियमितता हो रही है तो उसको बढ़ चढ़ कर बोला गया। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। और यह साजिश इसलिए रची गई है जिससे राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो खुलासा है वो फीका पड़ जाए, जिससे कि इस देश की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे सशक्त आवाज है, जो किसी कीमत पर समझौता नहीं करती है, वो आवाज दब जाए। महागठबंधन की हार का दोषी राहुल गांधी को ठहराना अकेले कहीं ना कहीं एक मकसद है इसका, और वो मकसद है राहुल गांधी की आवाज को दबाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, विपक्ष के कैंप में संशय पैदा करना, विपक्ष के कैंप में अविश्वास पैदा करना। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और आज बीजेपी की इस वोट चोरी का जो बिहार में जीता जागता उदाहरण है वो सबके सामने है। किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 2014 नहीं है, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने इस देश के सामने सबूतों के साथ सच रखा है, और वो सच है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से होती वोट चोरी का। और एक बात और याद रखिएगा, बीजेपी जो मन आए कर ले, जितना मन आए झूठ परोस ले, भांडा जरूर फूटेगा, क्योंकि सच और सूरज की एक ताकत होती है, वो निकलते जरूर है। और फिर सच का एक ही सिपाही चाहे अकेले क्यों ना खड़ा हो। टू राहुल गांधी's credit, the country knows about vote chori today. The country knows how the system is being manipulated. The country knows what has happened in Bihar. And which is why to hold him responsible is what the BJP is doing. Don't fall in their false narrative. सुना आपने। वैसे देखा जाए तो बिहार की हार किसी एक कारण या किसी एक नेता की कमी से नहीं हुई, इसके पीछे कई परतें हैं। महागठबंधन की रणनीतिक कमजोरियां, सीट बंटवारे, स्थानीय उम्मीदवारों का चयन, बूथ स्तर का संगठन कमजोर रहा, लेट से प्रचार करना और विपक्ष के हिसाब से एसआईआर और लोक लुभावन वादों ने भी नुकसान पहुंचाया। बिहार के इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक राजनीति में सफल होने के लिए केवल चुनावी सभाओं या अंतिम समय के अभियानों से काम नहीं चलता।
संगठित नेतृत्व, मजबूत बूथ प्रबंधन, विश्वसनीय स्थानीय चेहरों और स्पष्ट नैरेटिव की जरूरतें होती हैं। राहुल गांधी पर केंद्रित आरोप राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन चुनावी परिणामों की जटिलता को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि हार का एकमात्र कारण वही थे। महागठबंधन को यदि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है तो उसे आलोचनाओं और आंतरिक आवाजों को गंभीरता से लेते हुए व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से कहीं अधिक जरूरी है कि महागठबंधन अपनी रणनीतिक चूक की ईमानदार समीक्षा करे और उससे सबक सीखे। बिहार चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि हार किसी एक चेहरे, किसी एक नेता या किसी एक घटना की वजह से नहीं हुई। यह कई स्तरों पर हुई गलतियों, कमजोर संगठन, असंगत संदेश और चुनावी तैयारी की कमी का समग्र परिणाम था। महागठबंधन को यह समझना होगा कि राजनीति केवल चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दिए गए भाषणों या कुछ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं चलती है। इसे मजबूत बनाने के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों की निरंतर जमीनी मेहनत की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर एनडीए ने अपने लाभों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाया है। सरकारी योजनाओं का लाभ, विशेषकर महिलाओं को लक्षित आर्थिक सहायता ने ग्रामीण इलाकों में व्यापक पैठ बनाई। इन योजनाओं का असर केवल आर्थिक मदद नहीं था, बल्कि इसने मतदाताओं के मन में राजनीतिक विश्वास की एक ठोस नींव तैयार की। महागठबंधन यहां पिछड़ गया। इसके साथ ही तीसरे विकल्प का उभार, जिसे एआईएमआईएम ने विपक्षी पार्टियों को कई क्षेत्रों में विभाजित किया। सिर्फ एआईएमआईएम नहीं बल्कि जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी, तेज प्रताप यादव, तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया है। वैसे देखा जाए तो कई सीटों पर मुसलमानों ने भरपूर झोली भर कर एआईएमआईएम को वोट दिया, जिसकी वजह से 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली। यह विभाजन सिर्फ सहयोग नहीं था, यह उन समुदायों में बढ़ती निराशा का संकेत था जिन्हें लगता था कि उनकी प्राथमिकताओं को अब पारंपरिक दल गंभीरता से नहीं ले रहे। यदि महागठबंधन इन भावनाओं को समय रहते समझता और संवाद स्थापित करता तो नतीजों की तस्वीर शायद कुछ और हो सकती थी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।